एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिया झटका, व्यापार में मिलने वाली छूट बंद करेगा अमेरिका, होगा भारी नुकसान। पुलवामा में सुरक्षा बलों को मुठभेड़ के दौरान मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। राज्य सरकार के प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल, 8 आईएएस और 218 आरएएस के तबादले। छोटे कारोबारियों को प्रदेश सरकार ने दी राहत, लघु उद्योग के लिए 3 साल तक एनओसी जरूरी नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि वे भारत का नाम उन देशों की सूची से बाहर कर देंगे जो सामान्य कर मुक्त प्रावधान प्रोग्राम का लाभ उठा रहे हैं। यह लाभ उन उत्पादों पर उठाया जाता है जिनका निर्यात अमेरिका को किया जाता है। अमेरिका के कानून के अनुसार ये बदलाव अधिसूचना जारी होने के 2 महीने बाद से लागू हो जाएगा। इस सूची में शामिल देशों को विशेष तरजीह दी जाती है। अमेरिका सूची में शामिल देशों से एक तय राशि के आयात पर शुल्क नहीं लेता। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भारत अब वैधानिक पात्रता मानदंडों का पालन नहीं कर रहा। जीएसपी प्रोग्राम साल 1970 को शुरू हुआ था, तभी से भारत इसका लाभ उठा रहा है। भारत इसका सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। इस फैसले का भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच खबर आई है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने का विरोध नहीं करेगा। पाकिस्तान की कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अब अपना विरोध वापस ले सकती है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एक अधिकारी का कहना है कि मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला 14 फरवरी को हुए पुलवामा आत्मघाती हमले से पहले ही लिया गया था। अधिकारी का कहना है कि सरकार को यह तय करना होगा कि एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है या देश का राष्ट्रीय हित। उसने ये साफ कहा कि यह फैसला भारत के इस्लामाबाद पर बनाए गए दबाव के कारण नहीं लिया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों को मुठभेड़ के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एक घर में छिपे आतंकवादियों से सोमवार शाम को शुरू हुई इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, त्राल इलाके में सोमवार देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके आतंकवादियों के खात्मे के लिए अभियान शुरू कर दिया। इस एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी मिली है। चुनाव आयोग अगले 7 दिनों में आम चुनावों का ऐलान कर सकता है। मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा की संभावना जताई गई थी। सूत्रों के अनुसार 9 मार्च के बाद कभी भी आम चुनाव का ऐलान हो सकता है। 8 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सरकारी दौरे तय हैं। इससे पहले 6 मार्च को मोदी सरकार की अंतिम कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है। इसमें सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए की दूसरी किस्त ट्रांसफर करने के फैसले को मंजूरी दे सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 24 फरवरी को जारी की गई थी। सूत्रों के अनुसार चूंकि दूसरी किस्त नए वित्तीय वर्ष में जारी होगी, ऐसे में इसके आवंटन के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही किसानों को इसे जारी कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 और 35A के समर्थन में आज व्यापार मंडल कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने घाटी बंद का आह्वान किया है। केईए ने प्रेस वार्ता में जमाते इस्लामी संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में और अनुच्छेद 370 और 35A के समर्थन में घाटी बंद की कॉल दी है। इस मौके पर केईए के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन खान ने कहा कि वह जमाते इस्लामी को प्रतिबंधित करने के फैसले का विरोध करते हैं। वहीं बंद की कॉल का विभिन्न व्यापार मंडलों सहित अलगाववादियों के समूह जेआरएल ने भी समर्थन किया है। दिल्ली समेत पूरे देश में आतंकी हमले के कितने इनपुट्स मिले हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली की सुरक्षा का ऑडिट देश का खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल मिलकर कर रहे हैं। ऑडिट में देखा जा रहा है कि कहां सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है और कहां खामियां हैं। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार इस तरह सुरक्षा का ऑडिट हो रहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने भी दिल्ली में 26 जनवरी व 15 अगस्त पर जैसी सुरक्षा होती है उससे कड़ी सुरक्षा करने के आदेश दिए हैं।
दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि एयर स्ट्राइक व भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद व लश्कर ए तैयबा द्वारा भारत में बड़ा आतंकी हमला करने के इनपुट्स मिले हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया विभाग व दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारी हर थाना इलाके में जा रहे हैं और वहां स्थित इमारत, महत्वपूर्ण इमारत, मॉल्स, मंदिर, मस्जिद व भीड़ भाड़ वाली जगहों की सुरक्षा को चेक कर रहे हैं। सरकार ने सोमवार देर रात 8 आईएएस और 218 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए। आईएएस विनीता बोहरा को एमडी राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ उदयपुर, डॉक्टर कुंज बिहारी पंड्या को एमडी आरटीडीसी, वंदना सिंघवी को अति निदेशक प्रशासन, एचसीएम रीपा जोधपुर, एच गुईटी को सचिव राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण जयपुर लगाया गया है। तबादला सूची में खुशहाल यादव को जॉइंट सीईओ स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विकास, सौरभ स्वामी सीईओ जिला परिषद श्री गंगानगर, जसमीत संधू को एसडीओ ब्यावर, अर्तिका शुक्ला को एसडीओ अजमेर की जिम्मेदारी दी गई है। तबादला सूची में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी फील्ड मशीनरी को मजबूत किया गया है। गहलोत सरकार ने मेरिट और योग्यता के आधार पर तबादले किए हैं। लिस्ट में एपीओ चल रहे 4 आईएएस व 16 आरएएस अधिकारियों को भी पोस्टिंग मिली है। वहीं 15 आरएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके पूर्व में किए गए तबादलों को सरकार ने निरस्त कर दिया है। 218 आरएएस अधिकारियों के तबादले की इस जंबो लिस्ट में अधिकतर एसडीओ, अतिरिक्त कलेक्टर बदल डाले गए हैं। साथ ही आबकारी अधिकारियों, वीवी रजिस्ट्रार, सीईओ, जिला परिषद सहित व्यापक पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने के बाद जिस तरह देश का माहौल बदला है, उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में लोकसभा चुनावों की दावेदारी करने वालों की कतार कम हो रही है। कई दिग्गज खुद का सर्वे करा रहे हैं कि चुनाव में उनकी क्या स्थिति होगी, उसी के आधार पर टिकट के लिए पैरवी की जाएगी। पिछले सप्ताह कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदेश के नेताओं से रायशुमारी की थी। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान कई नेताओं ने खुद की दावेदारी से कदम पीछे खींच लिए, अपने बजाय दूसरे नेताओं के नाम बता दिए, यहां तक कह दिया कि हमें टिकट न दिया जाए, वे अपने बजाय किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम आगे कराएं। ऐसे नेताओं का तर्क है कि चुनाव लड़ने की स्थिति में उनका हाल कहीं 2014 वाला न हो जाए। कांग्रेस में लोकसभा सीट के लिए कतार कम होने से सबसे अधिक राहत टिकट बांटने वाले नेताओं को मिली है। प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए 11 मार्च को दिल्ली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। प्रदेश में छोटे उद्योग लगाने से पहले अब कारोबारियों को शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और राजस्व विभाग से एनओसी नहीं लेनी होगी। कारोबारी सिर्फ घोषणा पत्र के जरिए 3 साल तक बिना एनओसी लिए कारोबार कर सकेंगे। इसके बाद 6 माह में विभागों से एनओसी लेनी होगी। उद्योग विभाग ने सोमवार को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अध्यादेश 2019 जारी किया। इस अध्यादेश के बाद कारोबारी के समय की बचत होगी। अध्यादेश में फिलहाल कई तरह के विरोधाभास भी हैं। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस श्रेणी में कितनी छूट मिलेगी। मसलन श्रम व प्रदूषण से संबंधित एनओसी केंद्रीय कानून के दायरे में आती है। इनमें सरकार कितनी छूट देगी, यह फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा। यदि कोई कारोबारी कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित कर रहा है तो उससे पहले भूमि का कन्वर्जन करवाना होता है। विंग कमांडर अभिनंदन की वीरता के किस्से अब प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया है कि पाक के कब्जे में 60 घंटे बिताने के बाद भी अभिनंदन सुरक्षित लौटे व दुश्मन को कोई जानकारी नहीं दी। पुलवामा के शहीदों की गाथाएं भी पाठ्यक्रम में शामिल की जा सकती हैं। जयपुर के पृथ्वीराज नगर की 5 लाख आबादी को अब बीसलपुर प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा। पीएनआर के लिए वित्त विभाग ने जलदाय विभाग को 653 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के बाद पृथ्वीराज नगर की कॉलोनियों में 600 लाख लीटर पानी सप्लाई किया जाएगा। पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति ने इसे आम जनता के संघर्ष की जीत बताया है। हालांकि इस स्कीम का फायदा अगले 1.5 से 2 साल में ही मिल पाएगा। सरकार ने जोधपुर क्षेत्र के 5 शहर व 1429 गांवों के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल तृतीय चरण के लिए 1454 करोड़ और जोधपुर शहर की पेयजल तृतीय चरण के लिए 271 करोड़ की राशि मंजूर की है।
जलदाय विभाग ने जल संसाधन विभाग से बीसलपुर बांध से दूसरे फेज के लिए 6.9 टीएमसी ज्यादा मांगा था। जल संसाधन विभाग ने बांध की ऊंचाई बढ़ाए बिना ज्यादा पानी देने से मना कर दिया। ऐसे में जलदाय विभाग अब मौजूदा पाइपलाइन 2300 mm से ही 1700 लाख ज्यादा पानी लेने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए सूरजपुरा में 200 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट और रेनवाल में नया पंप हाउस बनाया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में वित्त और निवेश समितियों की बैठक नहीं होने के बावजूद छोटे बैंकों में निवेश का मामला आने के बाद वित्त समिति के 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। वित्त समिति में प्रोफेसर दीपक भटनागर और गोविंद सिंह राजपुरोहित को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं राजभवन से भी यूनिवर्सिटी की ओर से बैंकों में किए गए निवेश के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। यूनिवर्सिटी ने कहां-कहां निवेश किया है और वह कमेटी से अनुमोदित है या नहीं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने सरकार के नियमों के अनुसार निवेश करने को लेकर बैठक बुलाई थी। निवेश समिति की 1 साल से बैठक नहीं हुई। यूनिवर्सिटी ने सिंडिकेट में सदस्य नियुक्त नहीं होने का तर्क दिया। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए छोटे बैंकों में निवेश कर रखा है। निवेश करने से पहले निवेश समिति की बैठक आयोजित होती है, उसमें अप्रूवल मिलने के बाद ही निवेश किया जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।